है ना। क्या होती है, डायरेक्ट फार्मूला है, के बराबर रूट अंडर आई बाई एम होती है। यहाँ पर जो बात किया गया, यहाँ पे एरिया का बात किया गया है ना। हम लोग जो बात करेंगे वो किसका बात करेंगे, मास का बात करेंगे। मास वाला भी हालांकि डायग्राम होंगे भेजा हुआ। तो मोमेंट हम लोग को जो पढ़ना है वो मास पढ़ना है ना। मास मास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर एरिया लेकर कंसीडर किए गए हैं और यहाँ पर हम लोग मास लेकर कंसीडर करेंगे। अंतर कुछ भी नहीं है। वहाँ एम हो, वहाँ ए है, यहाँ क्या है, एम है, बात एक ही है। वहाँ एरिया ही पढ़ना है, यहाँ मास वाला पढ़ना है। अब देखो, मान लिया कि ये कोई रिजिड बॉडी है ना। टोटल मास कैपिटल एम है इसका, है ना। अब टोटल मास कैपिटल एम दो तरीक़ा से पहले बताते हैं फिगर, फिर पता चल जाएगा लास्ट में कि इसका मतलब क्या होती है। वैसे तुम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, काम नहीं आता है। इसमें बहुत सारा मान लो छोटा छोटा, वहाँ पे एरिया कंसीडर किया गया, मास कंसीडर कर लेते हैं, नहीं मास कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर है m1 मास का कोई बॉडी, है ना। यहाँ नाम दे देते हैं कुछ, मान लो ये हो गए m2 मास का बॉडी, ये हो गए m3 मास का बॉडी, इस प्रकार से। और भी बहुत सारा बॉडी होंगे, पॉइंट बॉडी होंगे, ठीक है। अब इसका क्या करना है, दो कोऑर्डिनेट होंगे, एगो एक्स वाला को वाई वाला। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस से ये सब दूरी होंगे इस प्रकार से। तो वर्टिकल कुछ दूरी होगा इसका, m1 है जिसको y1 कह देते हैं, m2 है जिसको y2 कह देते हैं, m3 है जिसको क्या कह देते हैं, y3 कह देते हैं। ये एक्स एक्सिस होंगे और ये क्या हो गए, ये बात तो है। अब क्या करना है, इतना चीज़ करने के बाद इस होल बॉडी का, मान लिए कि इस होल बॉडी का मास जो है, यदि एरिया पढ़ाते तो एरिया बताते, यहाँ पर मास का बात कर रहे हैं तो मास बारे में। इस टोटल बॉडी का मास इतना दूर में कंसंट्रेटेड है, इतना दूर में क्या है, टोटल बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा इमेज लेके भेजे सेंटर ऑफ मास का, है ना। तो ये इसका एक्सिस हो गए, है ना। और इसका टोटल मास एम है, यहाँ पर टोटल मास कितने होंगे, कैपिटल एम होंगे। यानी कि तुमको पता होगी जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास सीधी होती है, बॉडी का टोटल मास वहीं पे कंसंट्रेट होती है। ये अच्छा से क्लियर होगा, ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके बाद वही चीज़ है, तब पता चल जाएगा। सेंटर ऑफ मास सीधी मंत्र क्या भी पता चल जाएगा। तो टोटल बॉडी का मास वहाँ कंसिडर कर लिए। अच्छा, तो इसका दूरी मान लिए कि इस एक्सिस से ये दूरी कितना है, दूरी, ये दूरी के है। अब इस मास का मोमेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, मास का। इसीलिए मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, इस मास का निकालना मोमेंट बराबर क्या होंगे, मास इंटू के, समझ जाएगा ना। मोमेंट यही होती है। तो ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, टोटल बॉडी का मास इंटू के। अब इसका अगेन मोमेंट लेंगे, अगेन क्या करेंगे, इसका हम लोग मोमेंट लेंगे अगेन। तुम लोग को डायरेक्ट सूत्र ही पढ़ना है, आई बराबर के, कैसे आता है वही चीज़ दिखा रहे हैं। अगेन टेकिंग द मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट मोमेंट है और उसका फिर मोमेंट लेंगे, समझ में आ गया ना। तो वो क्या निकल जाएंगे, आई एक्स एक्सिस के बाद लिए हो तो ए सॉरी एम और क्या होंगे वो के स्क्वायर हो गए, समझ में आ गया ना। एम के स्क्वायर होंगे। यहाँ से बोलो के स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, आई एक्स एक्स अपॉन में एम, इसीलिए बोलो के बराबर क्या निकलेंगे, आई एक्स एक्स बटे एम। अब ये हो गए रूट में चढ़ गए, यही फार्मूले होते हैं जो यहाँ डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट के बराबर हम लोग क्या कह देते हैं, आई बटे एम। आई बराबर एक्स एक्सिस वाला पुट करोगे वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्स के बाद वो के निकल जाएगी, वाई एक्सिस वाला मतलब दूरी वाई पुट करेगा तो इधर से निकल जाएगा, यही होती है। यहाँ पर दोनों मेंशन किया हुआ है, देखो बताए गए हैं ना, वो नहीं बताएंगे, यहाँ पर नहीं जानना है। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, है ना। तो ये मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है,
रेडियस ऑफ गायरेशन एक प्रकार का दूरी है, एक प्रकार से क्या है, दूरी है। वो ऐसा दूरी है कि उतना दूरी पर उस बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड होती है। एरिया की बात करेंगे तो टोटल एरिया क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे। उसी को क्या कहते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन। यही बात इसमें लिखा है ना। और ये कैसे निकलती है, किसी जिस बॉडी का निकालना होगा रेडियस ऑफ गायरेशन, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बटा मास और उसका रूट निकाल लेते हैं। यही बात लैंग्वेज में लिखा गया है, बन जाएगा ना। उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। एक प्रकार की दूरी है, उतना दूरी पर बॉडी का, जैसे के यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन होगी, के पर बॉडी का पूरा मास, यदि एरिया पर होगी तो एरिया कंसंट्रेटेड होती है। एक्स एक्सिस के बाद बता दिया है मैंने, यहाँ से देख करके वाई कवर देखना होगा। तो अब ज़्यादा जानकारी लेना होगा, इसमें तो इतना भी नहीं था, सिर्फ ये सूत्र पढ़ने के लिए था, फिर भी बता दिया। ज़्यादा जानकारी लेना होगा इसके बारे में, 45 मिनट लेक्चर है पूरा, इसमें भी डिस्कस किया है। 1 घंटा से 45 मिनट होंगे। तो अलग अलग सेक्शन के डिस्कशन बताए, टी सेक्शन का, एंगल सेक्शन का, सर्किल का, सब चीज़ का। पोलर मोमेंट अपने से वहाँ बताए हैं, तो वहाँ तो देख सकते हो। अब चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, यहाँ से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, कौन चीज, द्रव्यमान केंद्र। अंतर बताएंगे सेंटर ऑफ मास में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, दोनों में अंतर होती है। अब देखो, सेंटर ऑफ मास जैसे इसमें बताया है, जैसे ये बॉडी है, इसका पता करना होगा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो जहाँ पर ये रेस्ट में हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, वही क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास होंगे। अच्छा तो ठीक है, यहाँ काहे न होगा, और भी कारण देते हैं। इस बॉडी का, कोई भी बॉडी का जानना होगा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, फोर्स अप्लाई करो सीधा सीधी। क्या करना है देखो, ऐसे अप्लाई, यहाँ ऐसे करते हैं, ऐसे अप्लाई करते हैं, घूम जाता है ना, यहाँ अप्लाई करो तो क्या होता है, घूम जाता है। अब बीच में अप्लाई करो, देखो आगे बीच में एग्जैक्ट करेगा ना, बीच में अप्लाई ऐसे करके आगे चल जाएगा, घूमता नहीं है। तो ऐसा पॉइंट्स जहाँ पर फोर्स अप्लाई करने पर सीधा आगे वो मूव कर जाता है बॉडी, वही उसका सेंटर ऑफ मास होंगे। यानी कि उसका पूरा मास कंसंट्रेटेड है उस पॉइंट्स पर, नहीं जहाँ से कि उस बिंदु से लेफ्ट साइड और राइट साइड मास क्या है बॉडी का, बराबर है, मास बराबर है, इसीलिए होल मास कंसंट्रेटेड है उस बिंदु पर। तो उसी पॉइंट्स को क्या कहते हो, सेंटर ऑफ मास कहते हो, समझ में क्या ना। अब नेक्स्ट टाइम आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहाँ पर सेंटर ऑफ मास, जैसे ये सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, तो इधर का मास और उधर का मास बराबर होंगे। और जब तुमको पता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगभग सब जगह क्या होती है, होती है ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सब जगह सेम नहीं, तो एक खास स्पेसिफिक एरिया तक में सेम होती है, सब जगह सेम नहीं कर सकते हो। अलग अलग नॉर्थ पोल साउथ पोल जाओगे तो वहाँ डिफर कर जाती है पृथ्वी पर भी। वो लोग खास एरिया का मान चल रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होती है, अभी गुरुत्वाकर्षण पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा क्या है लोचा उसमें। तो ग्रेविटी से तुमको पता होगा कि पृथ्वी सभी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, केंद्र की तरफ बल लगाएगी। तो वेट, इसका मास जितना है तो वेट काम करेगा, W/mg, उतना mg फोर्स नीचे काम करेगा। तो इधर भी mg लग रहा है, इधर भी mg लग रहा है, दोनों तरफ बराबर लग रहा है ना। इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास भी यही होंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक ही पॉइंट्स होंगे, एक ही पॉइंट्स होंगे। यदि अब चेंज कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे इसको, सेंटर ऑफ मास तो वही रहेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, जहां बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड हो वो क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास होंगे। अब बात करेंगे ग्रेविटी पृथ्वी पर। मान लो हम ऐसा जगह बात कर रहे हैं जहां पर कि ग्रेविटी सेम नहीं है, मतलब कहने मतलब क्या, इधर ग्रेविटी कुछ और लग रहा है, इधर ग्रेविटी कुछ और लग रहा है, दोनों तरफ ग्रेविटी क्या है, अलग अलग है। अब इसके समान चलो, सेंटर ऑफ मास यही होंगे, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। और ग्रेविटी मान लो इधर ज़्यादा लग रहा है, ग्रेविटी इधर ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है, इधर कम फोर्स से खींच रहा है, उस कंडीशन में सीधी यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी को बैलेंस करना होगा ना तुमको। जहाँ बॉडी रेस्ट मारते हैं तरीका बताए हैं ना,
क्या बताए हैं अभी, सेंटर ऑफ मास सेंटर ग्रेविटी यही है। ऐसा कब होंगे, जब सब जगह सीजी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होंगे, सब जगह बराबर होंगे। उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ग्रेविटी सेम होंगे। लेकिन इस साइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ा देंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा देंगे, इस साइड मान लो वही है, या इस साइड कमा देंगे। ऐसा यदि होती है बहुत जगह ऐसा कि जहाँ पर ग्रेविटी क्या होगी, चेंज कर जाएगी। तो चेंज कर जाएगी तो इधर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, इधर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो बॉडी ऊपर उठ जाएगा, उठेगा ना, तो ऊपर उठ जाएगा तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा, तब इधर खिसका देंगे, थोड़ा सा खिसका देंगे तो अब बैलेंस हो जाएगी। उस कंडीशन में जब गुरुत्वाकर्षण फोर्स का मान सब जगह अलग अलग हो, सीजी अलग होती है। उस कंडीशन में जब गुरुत्वाकर्षण बल का मान और गुरुत्वाकर्षण का बल सब जगह सेम हो, उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कितनों लोग पढ़ लेता है उसको पता ही नहीं चलेगा। एक ही बात, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ाए थे, कभी सीजीओ बोलते थे यही है, सेंटर ऑफ मास बोलते थे यही है, डिफर करके लोग क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन दोनों अलग अलग थी। जब समझ तो नहीं आया होगा लेट आने परिणाम, जाकर फिर यूट्यूब पर देखना जाओ। ऑन किए थे ना? अच्छा ऑन है। नहीं, तो ये एक गर्दा कंसेप्ट मैंने बताया। आगे जब गुरुत्वाकर्षण जाओगे तो कैपिटल जी स्मॉल जी मंत्र बताएंगे। लोग को लगता है कि मतलब अंतर है, लेकिन क्या अंतर है वो पता ही नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिजिक्स का था कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर है। इसी चीज़ को यहाँ ऐसे करके दिखाया गया। उसको डायग्राम बनाना होगा तो बनाना हुआ है डायग्राम, तो बना लेना डायग्राम, समझ में आ गया ना? तो ये जो है ना, अच्छा दोनों एक ही में जा चुका है। अच्छा एक और भेज देंगे, नहीं है ना, नहीं है, एक है ना सर, इसको इधर कर। अरे एक और था, तू समझ गए हो ना? जैसे मैंने बताया है वहाँ रड लेकर के दिखाया गया है। चलो बता देते हैं, हम लिख देते हैं। बॉडी का वेट काम करेगा नीचे, तो वेट मतलब होता है फोर्स टू ग्रेविटी, उतना वेट नीचे काम करेगा ना, जिसे उसका मात्रक न्यूटन होती है। देखो वेट और मास मंत्र बता चुके हैं ना। वेट बराबर W बराबर mg होती है, एक प्रकार का फोर्स हो गया, उसका मात्रक न्यूटन होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ गया ना? मास का kg, W बराबर, सुनो फिर से एक बार, ये भी लोग कंफ्यूज करते हैं। W मास और वेट, भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ है। मास मतलब कंटेंट ऑफ मटेरियल उसमें कितना है, वो होंगे मास। वेट मतलब पृथ्वी उसको या ग्रेविटी उसको किस फोर्स से खींच रही है अपने तरफ, वो हो जाएगा वेट। हम लोग जो नापते हैं ना कोई सी पर, वो मेरा वेट ना पाता, वो मास नहीं ना पाता है, समझ जाएगा ना? जैसे बताए भी थे कि धरती पे ग्रेविटी का मान कुछ और भी है, चंद्रमा पर कुछ और भी है, मंगल ग्रह पर कुछ और भी है। तो ये कैसे निकालेंगे किस ग्रह पर कितना ग्रेविटी है? तो वो ग्रेविटी चैप्टर जब पढ़ाएंगे, आज स्टार्ट होगा टॉपिक, आशा है कि स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो सारा बात, बहुत सारा डायग्राम भेजे हैं, तो सारा चीज़ हम क्लियर कर देंगे उस चीज़ में। तो वेट और मास अलग अलग चीज़ है। मास का मात्रक होता है केजी, मास का मात्रक क्या होती है, केजी, लेकिन इसका क्या होती है, न्यूटन। वेट का होंगे न्यूटन, दिस इज ए फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो ना, तो फोर्स हो गया तो न्यूटन होंगे ना। बेरोजगार न्यूटन साहब, बहुत ही योगदान उसका उस चैप्टर में। सेब गिरा तो खुद ही होने लगा, काहे गिरा बताएंगे उसके बारे में। नहीं, हम लोग को तो आदमी मर भी जाता है टेंशन नहीं होता, उसको सेब गिरा तो टेंशन होने लगा। आजकल का आदमी है ना। अच्छा मास का क्या होगा यहाँ से केजी, ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना। वैसे भी रटे हो कि बल्क मतलब न्यूटन होती है, न्यूटन होती है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एम के यूनिट उसका होती है। ये सब चर्चा हम कर चुके हैं पहला चैप्टर में, मास और वेट में अंतर बता चुके हैं। तो वेट मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारा छूट गया, इंपॉर्टेंट था रेडिएशन भी, और मास और वेट में अंतर भी जाकर जरूर देख लेना एक बार। फोर्स ड्यू टू, नहीं तो ग्रेविटी उसमें भी दिक्कत होता है ग्रेविटेशन में, क्योंकि फिर से बताएंगे नहीं चीज़ें बता चुके हैं। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू क्या होंगे, ग्रेविटी होंगे। मान लो जैसे ये एक यूनिफॉर्म रड है जो भी तुम्हारे पास ऐसे रड रखा हुआ है ना। अभी इसके सेंटर में जैसे तू सीजी निकाले हो ना, याद करो इससे पहले जो फिगर पढ़ाए थे ना वो प्लेन एरिया फिगर था। जैसे सर्किल लिए थे, रेक्टेंगल लिए थे, ट्रायंगल लिए थे, ये सब कैसा फिगर था, प्लेन एरिया फिगर था। नहीं तो प्लेन एरिया फिगर था तो वहाँ हम क्या बोलते, सीजी बोलते थे। और जब भी 3D बॉडी आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, होलो सिलेंडर आ जाएगा, कोन आ जाएगा, वो सब 3D फिगर्स हैं। तो वहाँ पर भी सीजी और सेंटर ऑफ मास भी सेम होंगे। तो कोई आदमी सीजी कह देता है, कोई आदमी सेंटर ऑफ मास कह देता है, यानी कि अब बुझ गया ना दोनों मंत्र क्या है।
ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेंगे तो एक ही पॉइंट्स होंगे, अलग अलग होंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। सेंटर ऑफ मास में रहेंगे, ग्रेविटी चेंज कर जाएंगे। लेकिन तुम लोग को वो पढ़ना नहीं है 11th स्टैंडर्ड, वो ऑनर्स लेवल में पढ़ना पड़ता है कि अलग अलग ग्रेविटी होगा तो क्या, हम लोग सेम ही मान करते सब जगह। तो इस कंडीशन में मान लो इस बॉडी को रेस्ट मत देगा, तो ऐसे इस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या होंगे, रेट्स में, क्योंकि इस जगह सब जगह ग्रेविटी फोर्स लगने वाले क्या हैं, ऐसे मान लो फोर्स जो लगने वाले हैं सब जगह सेम लग रहे हैं तो ये होंगे। नेक्स्ट पेज लाओ। और जब हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या होगी, वहाँ पर जैसे देखो बात क्या गया है। अब ये हो जाएंगे इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास और CG दोनों यही पॉइंट्स पर लाई करेंगे, समझ में आ गया ना। अब जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण फोर्स को बदल देंगे, बॉडी वही है, बॉडी वही है ना। अच्छा इस कंडीशन में देख लो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज़ है, यही हो गया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी। अब हम लोग जब क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, तो ये बॉडी यहाँ पर, ये इसका सेंटर ऑफ मास वहीं होते हैं हमेशा जहाँ पर बताए थे फोर्स लगाने पर बॉडी एकदम स्मूथली आगे मूव कर जाए, वही होंगे सेंटर ऑफ मास, बता चुके हैं ट्रायल करके। अच्छा ये सेंटर ऑफ मास हो गए। तो अब ये सेंटर ऑफ जब मास हो गए हैं, अब मान लेते हैं कि ग्रेविटी जो लगने वाली है दोनों पर कैसा लगने वाली है, दोनों साइड्स अलग अलग लगने वाली है, नहीं अलग अलग लगने वाली है ग्रेविटी। तो इसको इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर इतना लग रहा है, इस साइड ज़्यादा लग रहा है और इस साइड क्या हो रही है, कम लग रही है। तो इस कंडीशन में बॉडी क्या होगी, इधर ज़्यादा खींच रहा है, मान लो तो 20 में खींच रही हो ऐसे हो जाएगी, नहीं उस कंडीशन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे हो रही है ना, और थोड़ा सा और इधर ऐसे खिसका देंगे, और ना करना इधर मास का करंट थोड़ा नीचा झुक जाएगा तो बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि ऐसे तो इधर इधर ज़्यादा कर दिए हो तो मास है इसमें, रेटिंग कम करेगा तो दोनों तरह के फोर्स क्या हो जाएंगे और बॉडी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में मान लो सपोज दैट ये बॉडी को है या घिसका दिया इसी में से, ये लाइन नहीं देना चाहिए, अब बुझ गया ना, उसी में बना दिए, यानी कि बॉडी उधर ज़्यादा इधर कम है बॉडी, अब बुझ गया बात। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, तो ये पॉइंट्स अब यहाँ है, हम उसी फिगर में बनाना चाहते थे इसीलिए ऐसा किए, यानी कि ये बॉडी सेंटर ऑफ, अच्छा यहाँ होंगे, ये नहीं है सेंटर ऑफ मास, हमेशा क्या लाइक बीच में लाइक करते हैं ना, ये होंगे सेंटर ऑफ मास तभी यहाँ दिखाए थे, लेकिन इधर बॉडी को क्या किए हो, इधर घसकाए हो, सेंटर ऑफ मास घिस जाएगा ना, ये होंगे सेंटर ऑफ मास, समझ रहे बात को, ये क्या होंगे सेंटर ऑफ मास, लेकिन यहाँ बॉडी आकर बैलेंस हो जाएंगे तो यहाँ क्या होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझ में आ गया होगा। तो अच्छा से समझाने का प्रयास किए मैंने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है भी वहाँ बना लेना सब चीज़ें को, जैसे क्वालिफिकेशन दिया गया है ना, बना दिया ये करके इसलिए भेजे थे। अच्छा ये सब तो ग्रेविटी का है, तो ये बात बता दी है, ये तो अंतर हो गया। अब बात आती है कि निकालेंगे कैसे CG, तो CG कैसे निकालेंगे बात पहले कह चुके हैं, फॉर्मूला बता चुके हैं। इसका एक इन जनरल फार्मूला भी आती है जो टेक्निकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, आउट है क्वेश्चन पहले ही, 4 सेक्शन रख लो 6 नंबर आ जाएगा, T सेक्शन, एंगल सेक्शन, T सेक्शन, एंगल सेक्शन, I सेक्शन, 3 फिगर्स हैं, एगो सिमेट्री में वो उसका भी सिमेट्री क्वेश्चन आउट है पहले से एग्जाम में, 7 नंबर फ्री में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधी हर एक क्वेश्चन पूछ एग्जाम आती है, वो टेक्निकल हर एक सेमेस्टर में, जो भी सेमेस्टर में एग्जाम दोगे। अब चलो, अब ये बात हम लोग जान लिए है ना, माना कि एक मान लो बहुत बड़ा बॉडी रहेंगे, उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होंगे, माना कि वस्तु की भिन्न भिन्न कणों का शुरू वाला छूट जाएगा ना कोई भी लेक्चर, तो पता नहीं चलेगा पूरा क्लास क्या हो रहा है, ये जरूरी है। माना कि वस्तु की भिन्न कणों का द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 so on mn है। मान लो एक प्रकार का ऐसी रिजिड बॉडी हम लोग ले रहे हैं, तो बहुत सारा पार्टिकल होंगे ना, कुछ मास होगा सबका, तो मान लीजिए कि एगो m1 m2 m3 so on mn है,
इस प्रकार से इन कणों, अच्छा वो तो हो गए, तो मास बात कर रहे हो ना, बॉडी का क्या बात कर रहे हो, मास बात कर रहे हो। जब मास बात कर रहे हो तो 3 डायमेंशन होंगे उसमें, बॉडी में मास होंगे तो लेंथ विड्थ हाइट तभी होंगे, मास बात कर रहे हो, यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी होंगे और उसका जेड कोऑर्डिनेट भी होंगे, होंगे ना। इन कणों की नियामक क्रमशः, इन कणों की टेक्निकल में और है क्वेश्चन पहले से, वो एक क्वेश्चन जो 3 सेक्शन बताए हैं हर एक सेमेस्टर में आती है, नहीं सीजी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ोगे तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए आएगा, जो भी पढ़े हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, यहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए, वहाँ न्यूमेरिकल पूरा कराते हैं, यूट्यूब पर ऑलरेडी कराया हुआ पढ़ना होगा, पढ़ सकते हो। और मैकेनिकल या सिविल रहेगा तो मैकेनिक्स वेस्ट जो किताब देखा था उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कहा, उसी सेक्शन का है ना। सिर्फ फार्मूला अप्लाई करके नहीं होगा, उनमें कई फिगर अटैच करके बनाते हैं, देख लेना एक बार पता चल जाएगा। इन कणों की नियामक क्रमशः, तो मान लो M1 की नियामक तो x1 y1 z1, इसका नियामक पूछेगा दूसरा पार्टिकल्स M2 जिसका मास है x2 y2 z2, और इसी प्रकार से सो ऑन, बहुत सारे पार्टिकल सबका होंगे, n वाला का xn yn और zn सबका क्या हो गए ये, तथा द्रव्यमान केंद्र तथा सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान है तथा, अच्छा द्रव्यमान केंद्र की नियामक, तो सब एक्सिस से बताओगे ना। तो द्रव्यमान केंद्र की नियामक मतलब जहाँ बॉडी का मास क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे, तो चूँकि बॉडी 3D है उसमें मास कंटेंट्स हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी होंगे उसका, वाई कोऑर्डिनेट भी होंगे उसका और जेड कोऑर्डिनेट भी होंगे। तो एक्स वाला मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है, दूरी कुछ होगा, y सेंटीमीटर है और क्या मान लेते इधर z सेंटीमीटर है। ये बात सारा बात मैंने कह दिया। अच्छा तब उस कंडीशन में ये क्या स्टेटमेंट्स है द्रव्यमान केंद्र का, कि उसका द्रव्यमान केंद्र जो होगा x कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो M1 बॉडी का मास लो और उसका y एक्सिस से दूरी लो, मतलब x1 उल्टा होती पता है ना गौर तुमको। जैसे यहाँ पर पार्टिकल M1 मास वाला है, इसके पास 3 कोऑर्डिनेट्स है, इसका x दूरी बताना पड़ेगा तो x एक्सिस से, x दूरी बताना पड़ेगा तो किस एक्सिस से नापोगे, y एक्सिस से, और y दूरी बताना होगा तो x एक्सिस से, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो एक जो रिजिड बॉडी लिए हो 3D बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करे पर एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट होंगे वही लाई करेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहता है कितना दूरी पर होगा, तो उसमें जो पार्टिकल है M1 M2 so on Mn, M1 पार्टिकल का मास और उसका वाई एक्सिस से दूरी यानी कि x1, फिर M2 x2, इसी प्रकार से क्या होंगे M3 x3 so on Mn xn, ऐसा कर दो। अब उसको क्या करो, जितना बॉडी है सबके मास को जोड़ के उससे टोटल मास से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, जितना उसका टोटल मास होगा। तो टोटल मास तो हो जाएंगे M1 M2 M3 M4 M5 so on क्या होंगे Mn होंगे। इस प्रकार से उसका क्या निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, समझ में आ गया ना। अब इसका सिमिलरली इसी प्रकार से y सेंटीमीटर बराबर कुछ नहीं M1 गुना x एक्सिस से दूरी यानी कि y1 प्लस M2 y2, समझ में आया। इस प्रकार से उसका क्या निकल जाएंगे, जो आगे लिखल है वही निकल जाएंगे, Mn गुना yn, M1 प्लस M2 प्लस M3। अब मान लो बॉडी में 2 पार्टिकल रहेगा तो 2 डिजिट करेंगे, 5 को रहेगा तो 5 को डिजिट करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, इसके बाद न्यूमेरिकल इस पर है तो पता चल जाएगा तुमको, वहाँ पर जितना कहेंगे तो उतना यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। प्लस क्या होंगे यहाँ से Mn हो जाएंगे, और इसी एंड z सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे M1 Z1 प्लस M2 Z2। फार्मूला बहुत इजी है, भारी नहीं है, Mn और Zn बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस so on प्लस Mn। एक क्वेश्चन देखो, लिख देते हैं क्वेश्चन। यदि 1 ग्राम
2 ग्राम 3 ग्राम द्रव्यमान वाले, इस पर हमने निकल दिया है बुक में, देख सकते हो। 3 कण की 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम द्रव्यमान वाले 3 कण की नियामक क्रमशः कोऑर्डिनेट दे दिया है। नियामक क्रमशः 1,2 मतलब 2D की बात कर रहा है, बहुत कम वेट है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नियामक क्रमशः 1,2 0,-1, ठीक है, जो भी है 0,-1 एंड इसका कोऑर्डिनेट्स ये, इसका कोऑर्डिनेट्स ये और इसका कोऑर्डिनेट्स ये 2,-3 2,-3 है। तब इस निकाय की द्रव्यमान केंद्र की नियामक, इस निकाय की द्रव्यमान केंद्र की नियामक ज्ञात करें। इस निकाय की द्रव्यमान केंद्र की नियामक ज्ञात करें। हटा। तो अब समझते हैं कि ये क्या होती है। इसमें जो बोला है एक तो फ्रॉम क्वेश्चन आंसर देखो, फ्रॉम क्वेश्चन यही हो गए मास M1 M2 M3, 3 बॉडी बोले हैं। तो M1 बराबर 1 ग्राम, M2 बराबर बोलो 2 ग्राम, M3 बराबर बोलो 3 ग्राम, ये मास हो गए, है ना। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट्स M1 वाला माने हो तो x1 y1 होंगे, क्योंकि z कोऑर्डिनेट है नहीं यहाँ पर। यदि z कोऑर्डिनेट होता तो z वाला भी निकलता, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट दिया है तो 2 एक्सिस से बोलेंगे, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा भी होंगे, है ना। तो वो चीज़ ज़रूरी है। और टेक्निकल में हम लोग वहाँ मास का बात नहीं करते, किसका बात करते हैं, एरिया का बात करते हैं। तो वहाँ जो भी फिगर पढ़ा होगा तो वहाँ एरिया लेकर के बात हम किए हैं। सिर्फ एम के जगह पर क्या बैठा देना है, ए, तो वो हो जाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको तब हम लोग कह देते हैं। प्लेन फिगर का सीधी निकाला जाता है, और रिजिड बॉडी का जिसमें कुछ कंटेंट है ना 3D फिगर का, उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग बताते हैं। ये दोनों मेन बात है, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पर एरिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात करते हैं, मास नहीं कहते हैं। अब इसके बाद चलो तो बोलो M1 इसको बोले होती है x1 y1 हो जाएंगे। तो x1 बोलो कितने होंगे 1, y1 बोलो 2, x2 0, y2 -1, x3 2 और y3 हो जाएंगे -3। तो चूँकि ये जो क्वेश्चन में दिए हैं, तो बताओ कि x सेंटीमीटर बराबर व्हाट एंड y सेंटीमीटर बराबर व्हाट। क्योंकि यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट की बात किए हैं, तो हम भी 2 कोऑर्डिनेट से x और y सिर्फ बताएंगे। तीसरा कोऑर्डिनेट देता तो तीसरा बता देते, लेकिन दिया नहीं है तो कोई वाला बात नहीं है। तो फार्मूला केस फर्स्ट में बात करेंगे हम लोग। x सेंटीमीटर बराबर क्या गो बॉडी है, तो 3 तक लिखेंगे। तो बोलो x वाला लिखेगा तो x से होगा M1 x1 M2 x2 M3 x3 M1 प्लस M2 प्लस M3। x वाला सब इधर लिखा है, इसीलिए मैंने वाला एक साइड में लिखा है दोनों को, ताकि तुमको डाटा भी पुट करने में दिक्कत नहीं। M1 बोलो कितने हैं 1 इंटू क्या होंगे 1, M2 कितने हैं 2 इंटू बोलो 0, M3 3 इंटू 2। अब बटे सबको क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, बोलो 1 2 0 0, 3 दूना 6, 3 2 5 1 6, 6 1 7 बटे कितने निकल जाएंगे 6। x सेंटीमीटर बराबर 7 बटे x एक्सिस से कितना पर 7/6 पर, इतना पर लाइक करेंगे उसका। समझ में आ गया ना। अब केस सेकेंड में बताएंगे कौन चीज़ हम लोग y सेंटीमीटर, वो कितने होंगे। तो M1 y1 M2 y2 M3 y3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 कितना है 1 गुना 2, 2 गुना -1, 3 गुना -3 बटे 1
प्लस 2 प्लस 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 तिया 9, ठीक है ना। यस सर। 3 2 5 1 6 6, ये 2 2 चला गया तो माइनस 9 बटे 6, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, माइनस 3 बटे 2। तो माइनस मतलब समझते हो, डिजिट माइनस नहीं होती। माइनस मतलब यहाँ जो क्वाड्रेंट लाइक करेगा तो वाई नेगेटिव वाला तरफ Yes, होगा, एक्स पॉजिटिव वाला तरफ होगा, इस क्वाड्रेंट में होंगे। तो इससे ये चल जाएगा पता कि कहाँ भी लाइक करेंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं, वो सिर्फ माइनस प्लस यही बताता है। तो ये निकाल लिया मैंने। अब चलो, ये डेरिवेशन तो पहले हो चुका है। अब जो डेरिवेशन है कपल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इधर जो ये चैप्टर जो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये टेक्निकल में जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाएगा। और बढ़िया से पढ़ा भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारा डेरिवेशन भी कराते, जितना भी था सारा कंसेप्ट। और भी बढ़ाना चाहते हो तो हमको तो पता ही है कहाँ से बढ़ाना है। कपल भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, कपल पर न्यूमेरिकल वहाँ आते हैं, कपल क्या होते हैं। तू जो सोच रहे हो वो कपल नहीं है, यहाँ दूसरा कपल है। एक कपल मतलब हस्बैंड वाइफ होता है ना, वो कपल नहीं है, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय, मोबाइल में देखो इमेज भेजेंगे कपल का। व्हाट डू यू मीन बाय कपल, उसका शायद स्पेलिंग दूसरा होता है कपल का, ध्यान में नहीं हमको स्पेलिंग किया है। तो COUPLE तो पक्का नहीं होगा, सर्च में देख सकते हो कि वही स्पेलिंग होता है। देखना एक बार, उस कपल का स्पेलिंग जरूर अंतर होगा। यही होता है, COUPLE यही होता है। लेकिन हम लोग यहाँ दूसरा कपल बात करेंगे, जिससे मेरा रोजी रोटी चल पाए, समझ में आ गया ना। उससे थोड़े चलेगा रोजी रोटी। बल युग में वो तो खर्चे का घर है। बल युग में से आप क्या समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, कई साल से समझते आ रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि आप क्या समझते हैं। हैं, एक ही बात को हर एक साल हमसे बलवाता है, नहीं बलवाता है, हैं। 2018 में भी बोले थे, 19 में ही बोले, अब 20 में भी बोल रहे हैं कपल के बारे में। समझ में आ गया? नहीं है छोड़ा, 20 में नहीं है छोड़ा। सोचिए 20 में मौका नहीं मिलेगा, कहेगा नहीं नहीं, मौका जरूर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। फिजिक्स है ना, तो इधर ही होंगे कपल। हैं, ये कैसे हुआ, कपल नहीं था क्या, ये कैसे हो सकता है। आश्चर्य है, इमेज तो भेजते। अच्छा यहाँ है ना कपल, तब ये क्या है, एक बॉडी है ना, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएंगे, अच्छी बात है। ऐसे करके हो गए। कपल का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन अलग अलग हो, डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग, और एक दूसरे के पैरेलल। डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग और दूसरे के पैरेलल, और सेम मैग्नीट्यूड में जो फोर्स लगाते हैं उसी को कपल कहते हैं। उसी क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। मान लो ऊपर से हाथ ऐसे दो, तो ऊपर से हाथ दो ऐसे, ये भी ऊपर से लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, हम नीचे से लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स। ऊपर से दाबना नहीं है ना, सिर्फ रखो ऊपर। ये कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10। हम, अरे दाब कह रहे हो। ये कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10। हम भी कितना लगा रहे हैं, 10। तो उधर अब दाबो, ऐसे घूम जाएगा बॉडी। मशीन जो बड़का बड़का रे वहाँ से घूम ये क्या हो गया, कपल हो गया। नहीं तो इस कंडीशन में दोनों फोर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। ऊपर से जो फोर्स लग रहे हैं, इधर से जो फोर्स लग रहे हैं, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। समांतर जरूरी है, समांतर ना, यदि समांतर नहीं होगा तो दिक्कत है। और मैग्नीट्यूड भी क्या है, मतलब परिमाण 10 के इधर 10 के इधर भी, इसी को क्या कहते हो, कपल। तो एक बॉडी रोटेट्स कर जाएगी। नहीं, यहाँ देख सकते हो जैसे ये कपल हो गए हैं। इधर ये ऊपर फोर्स है ना, ऐसे लग रही है, नहीं ऐसे लग रही है, नीचा लग रही है, तो ऐसे लग रही है इधर, तो ऐसे घूम जाएगी बॉडी। तो वही क्या होंगे बताओ, कपल हो गए। समझ में आ गया ना। तो अब बनाते हैं इस डायग्राम को। अब मान लो कि यहाँ पर एक ऐसी बॉडी है, कोई भी सपोज दैट बॉडी हो सकते हैं ऐसे करके, है ना। इस प्रकार से बॉडी है, इस पर क्या कर रहे हो, इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। नहीं, यहाँ क्या किए हो, फोर्स अप्लाई। ऊपर करके दिखा दिया, उससे दिक्कत नहीं है। और ये जो F फोर्स लग रही है इस पर, है ना, कितना लग रही है, और नीचा ऐसे फोर्स लग रही है
एफ, ये नीचा करके उसको तीर कर दिखा दिया, मेरा मन है ऐसे हम दिखाएंगे, मना कर करने वाला है, ठीक है ना। और दोनों के बीच का कुछ दूरी होंगे ना, तो डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम लोग, डी मान लेते हैं, डिस्टेंस डी कह दिया। दोनों का फोर्स सेम है, यानी कि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ऐसे लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होती है जिधर फोर्स लग रहा है उसको आगे और पीछे में दिखाओ, उसी को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। तो ये होंगे लाइन ऑफ फोर्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो हमेशा यदि ये दोनों फोर्स पैरेलल हैं तो कहीं भी लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ा लो पीछे बढ़ा लो, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर दूरी हमेशा क्या होंगे, कौन दूरी बोले हैं, परपेंडिकुलर। तू कहेगा दूरी समान होते हैं ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ नापिए ना, अब फिर यहाँ से नापेंगे, सेम नहीं होगा ना, कौन दूरी बोले हैं, परपेंडिकुलर। बात खत्म है कि सौ जवाब एक जवाब कि परपेंडिकुलर दूरी हमेशा समांतर लाइन के बीच में क्या होती है, समान। लोग कह देते हैं कि दो समांतर लाइन के बीच में दूरी कहीं नापो, एक ही होती है, बेवकूफ़ है, उसको कौन वर्ड यूज करना चाहिए, लंबा दूरी नहीं, नाप तौल के बोलना चाहिए है, एक वर्ड छोड़ देगा तो उसको हम गलत साबित कर देंगे। पर दूरी तो कौन हो सकता है ना, कहेंगे हमेशा सामान्य बोले हो ना, तो यहाँ से यहाँ नापो और यहाँ से यहाँ नापो और फिर एक यहाँ नापो, तो तीनों तो अलग अलग हो गया, तो फिर पैरेलल कैसे हो गया, तो दूरी बोल रहे हैं, तो हम दूरी नाप रहे हैं, वहाँ करना पड़ेगा विस्थापन नापने की तरह, यानी कि परपेंडिकुलर दूरी। परपेंडिकुलर बोलेगा यहाँ से 90 डिग्री उठाओगे तो सीधे जाकर यही मिलेगा, वो तो 90 डिग्री पड़े, तो दूरी तो समय होगी हमेशा, चाहे तू जहीं नाप लो 90 डिग्री गिरा लो, ऐसे करेगा 90 डिग्री बने बन करेगा, तो इसीलिए कौन दूरी बोलना है, परपेंडिकुलर दूरी। लंबवत दूरी दो पैरेलल लाइन के बीच हमेशा सेम होती है। तो ये कपल किसे कहेंगे, तो कपल एक प्रकार के यदि किसी वस्तु पर लगने वाला दो बल की परिमाण क्या हो, मैग्नीट्यूड्स क्या हो, समान। अब मैग्नीट्यूड वेक्टर में पढ़े हो क्या होती है, जैसे 10 इधर 10 इधर मैग्नीट्यूड होंगे, परिमाण समान हो, लेकिन इसकी दिशा दूसरे क्या विपरीत हो, ई लगा रहा है ऊपर, ई लगा रहा है नीचा, उसी को कपल कहते हैं, यानी कि बल युग्म कहते हैं। तो बॉडी रोटेट हो जाएगी इस प्रकार से, समझ में आएगा ना। ये कपल के बारे में मैंने जानकारी दे दिया, ऐसा है, समझ में आ गया होगा। अब है अगला एक्सप्रेशन है, और ये लास्ट एक्सप्रेशन है, इसके बाद चैप्टर, इसके बाद सब जितना उधर पढ़े हो ना, एक एक जगह सब सूत्र को लिख दिया है, ठीक है ना। और फिर ऊपर वाला की कृपा से अगला चैप्टर शुरू होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। घूमने जाना है क्या, बल उड़ने आया है, आज क्या तारीख 29 है ना, कल का प्रोग्राम बन जाए ना, कि परसों का है, कल का ही है, क्या बजे शुरू करोगे, परसों। टाइम कह दो, क्या बजे है, सुबह से क्या बजे से क्लास नहीं छोड़ेगा क्लास हैं कहने दो, उस दिन दे दिए कंटेंट पढ़ा देंगे तो नहीं छोड़ेगा ना क्लास ही बाला मंदिर में सुबह में छोड़ेगा ना, हाँ तो ठीक है, हाँ। तो होम फिजिक्स, अब देखो फिजिक्स सब जितना चैप्टर है फिजिक्स में, टोटल चैप्टर इम्पोर्टेंट है, टोटल चैप्टर लाइन बोले थे पहले, बोले थे ये बात, हाँ। तो पूरा फिजिक्स जनरल क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, यही पढ़ना पड़ेगा। और जनरल में मास्टर को उतना फुर्सत नहीं है कि तुमको ये सब अलाय बल्ला भी पढ़ाएगा, मतलब उसमें सिर्फ ये तो अलाय बला नहीं है, अलाय बला इस नेटर में है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो जनरल क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ खाली टिकी लगाने वाला क्वेश्चन है, टिक लगा दो ना। यहाँ तो हम लोग अंदर जाके सब बात करते हैं ना, नहीं वहाँ खाली कपल क्या पूछेगा, इससे कुछ क्वेश्चन बनता है नहीं पूछेगा, वहाँ टॉपिक जनरल में कभी आता नहीं है, वो टेक्निकल को आएगा। तो इसीलिए ना पॉलिटेक्निक को इंटर की इक्विवेलेंट माना गया, लेकिन इंटर से अच्छा लेवल उसका होती है, लेकिन इक्विवेलेंट कहा इस रीजन से क्योंकि वहाँ जो टॉपिक यहाँ टॉपिक है कुछ बहुत टॉपिक मिलती है, इससे नहीं बन जाएगा ना, इस रीजन से कहा गया। शॉर्ट टॉपिक थोड़े मिलता है, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर ही से मिलता है, उसके बाद थोड़े मिलती है। तो कपल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है किसी क्षैतिज सतह पर हम तो विद्यार्थी खोजते हैं कि तू किस दिन एब्सेंट रहोगे ना, हाँ एक दिन हो जाना, एक दिन एब्सेंट हुआ तो त्रिकोणमिति खत्म हो गया था पूरा किसी क्षैतिज सतह पर घूरना, नहीं तो परकर मन हो कनिया पढ़ाई करते छोड़ दो, उस दिन पूरा पढ़ाओ, आता है तो कम पढ़ा तो जितना होता है उतना, जिस दिन तो पूरा, जिस दिन ताकि वो छोड़े नहीं तू 10 बार सोचेगा कि हाथ क्लास नहीं जाएगा तो घाटा में रहेगा, समझ में आ गया ना। हाँ नहीं तो अस्कतिया सोच सर जी नहीं जाते हैं तो पढ़ाई वो कम करते हैं, छोड़ देते हैं, आज नहीं जाएंगे, ये सोचता है। हम बहुत देखे हैं विद्यार्थी मोनोपोली, सोचे इसका विपरीत हमको कम करना चाहिए, नहीं एक बार आता है तो पूरा खत्म, दूसरा टॉपिक पढ़ा समझ नहीं पाएगा।
अगले दिन सब काने पकड़ लगा क्लास फ्रेंड कभी रहेंगे हम हैं। किसी क्षैतिज सतह पर घूर्णन गति नहीं, तो सब एक्सपीरियंस किए हैं इसीलिए कहते हैं। रोल किसी क्षैतिज सतह पर घूर्णन गति मतलब रोटेशनल मोशन गति में गतिशील किसी गोलीय वस्तु की गतिशील किसी गोलीय वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें जो भी सॉल्यूशन आंसर कहोगे। तो एक क्षैतिज सतह है, तो मान लेते हैं कि ये एक क्या है, क्षैतिज सतह है, हॉरिजॉन्टली सरफेस है। अच्छी बात है। ऐसे कर दिखाए गए मतलब जमीन नीचे ऊपर खबर है, उस प्रकार से मतलब है। जैसे मिरर में भी दिखाया गया इस प्रकार से पेंटिंग उटिंग है, इस प्रकार से जमीन को रिप्रेजेंटेशन की जाती है। किसी क्षैतिज सतह पर घूर्णन गति, कौन गति है, घूर घूर करके टायर की तरह घूर्णन गति कर रहा है। गतिशील किसी कैसा वस्तु है, गोलका वस्तु है, उसकी कुल गतिज ऊर्जा नहीं घूर घूर करके जा रही है ना। जैसे साइकिल के चक्का चलाते हो, काय हंसी लग रहा है ज्यादा। तुमको कहाँ भर्ती करना पड़ेगा, रांची भर्ती करना पड़ेगा नहीं, और वहाँ सदर अस्पताल में करेंगे ताकि इलाज मुफ्त में हो ना। ये हो गए सेंटर हो गया इसका। तो इसका एंगुलर ये जो W हो गए क्या, W वेलोसिटी होंगे, एंगुलर वेलोसिटी W होंगे ना, कोने तुरंत कोने वेग वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी क्या होंगे, भी होंगे। इस बॉडी का खुद का कुछ मास होगा तो उसका मास कह देते हैं भवगर एम। क्या कह देते हैं, भवगर एम। समझ में आ गया ना। ऐसे रोटेट कर रहा है ना बॉडी, इमल से इधर जा रहा, ऐसे रोटेट कर रहा है ना, आगे जाएगा। जैसे साइकिल का चक्का तुम करते हो, मोटरसाइकिल का चक्का। लेट रेडियस एंड मास ऑफ एनी स्फेरिकल बॉडी आर रिस्पेक्टिवली आर एंड एम। रेडियस और मास रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः आर और एम है, उस अच्छी बात है। व्हिच लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली v एंड w। लीनियर वेलोसिटी क्या उसका है और एंगुलर वेलोसिटी क्या उसका है, मैंने पहले ही बात कह दिया है। अच्छी बात है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी, चूंकि बॉडी रोटेट कर रही है तो तुमको पता होगी जब बॉडी गतिशील होती है तो उसके पास कौन एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं। तो इसीलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी लास्ट है ये, टोटल काइनेटिक एनर्जी। एक तो चैप्टर को विदा दो देंगे, एनर्जी ऑफ बॉडी। चैप्टर को क्या देगा, विदा देगा ना, तो निकालो दक्षिणा सब निकालो, दक्षिणा विदा देगा। तो विदा में लोग पैसा देता है ना, हैं ये खाली हो गया 4000 दोने हैं, 4000 निकाल दे क्या, अच्छा निकाल दो तो पढ़ेंगे। अब आप तुमको निकाल दे उधर ध्यान पैसा छूट जाएगा, 2 दिन रुपये जाएंगे इसके लिए, हम तभी पढ़ेंगे। पढ़ा लिखा बाद में होगा हैं, पढ़ा लिखा भागल जा रहा है। पहले आराम करो, 10 साल 20 साल आराम करो, टीवी देखो। पढ़ा लिखा तो 60 साल तक होते रहेगा। घूमना फिरना बाद में थोड़ी आता है, आगे चलो जाओ, यही सोचते हैं लोग। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्योंकि देखिए बॉडी आगे भी जा रही है और घूम भी रही है, तो 2 प्रकार की एनर्जी, एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी होंगे, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होंगे। एक क्या होंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होंगे। अब बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी ई बराबर, वो ई लिखा हुआ मत पूछना कि वो कोई उर्दू फारसी है, उस समय स्टाइल से लिखते थे फैशन में ई, अब वो भूल चुके हैं, नहीं लिखते हैं। टोटल एनर्जी बराबर बॉडी का, तो हाँ तो वो हो जाएंगे हाफ mv², टोटल मास इतना है, और ये हो जाएंगे हाफ IW²। ये चीज़ हम लोग प्रूव कर चुके हैं नहीं, कितना साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल, जब डायनासोर था उससे भी, भगवान राम के जन्म से भी पहले हैं। भगवान राम का जन्म से कब हुआ? कैसे हमको नहीं पता है। भगवान राम जन्म होंगे तो उसमें डायनासोर नहीं होगा, जानवर उतना नहीं होगा। इसका डायनासोर के बाद जन्म लिए होंगे, हम लोग डायनासोर के पहले बात कर रहे हैं। उस समय क्या पता, कोई पुख्ता सबूत ही नहीं उसका है। भगवान किसे कहा जाता है पता है, जो अच्छा कर्म किया है। जैसे मान लो महात्मा गांधी
अभी लोग भगवान मानते हैं ना, उस समय लोग उस भगवान मानता होगा गंदिया इधर उधर कर रहा है झोला पीन करके, ऐसे मतलब कहता होगा ना, उसका जो मतलब एजेड व्यक्ति होंगे, उसके उम्र दराज होंगे, इस प्रकार से देखिए डायनासोर के युग में आदमी नहीं था, हाँ, जब आदमी नहीं था राम भगवान कैसे होगा? इसीलिए तो बोले उसके बाद हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं ना, Yes, sir. उससे पहले नहीं हुए हम लोग। हाँ, बात को समझो, क्योंकि डायनासोर वो सब खत्म हुआ तभी ना आदमी का जन्म Yes, हुआ। sir. डायनासोर सब खत्म हुआ, लाखों साल लगे धरती को, मतलब विस्फोट हुआ था ना, गर्म धरती पूरा था, धीरे धीरे कूल हुआ, और ऊपर से लग रहा है कूल, अंदर से भी गर्म है। यस इसलिए जो आदमी ऊपर से लगेगा ना शांत, वो अंदर से बड़ा खतरनाक लोग हैं। नहीं, बात ध्यान रखना, क्योंकि फिजिक्स वो चीज मानता है, जितना धरती ऊपर से शांत उतना एक्चुअली में है नहीं, वो अंदर से पूरा गुस्सा लाल पियर हो रहा है वो। और कभी कभी ज्वालामुखी में फूटता है, भूकंप देता है तो कितना को लेके चला गया। चलो ठीक है, मत धरती जब भूकंप होती है तो मतभेद नहीं करता कि कौन पुण्य बढ़िया किया है और कौन, सब में बराबर अधिकार है, सबको ले डूबेगा वो। नहीं कहते भगवान पर सब पर बराबर अधिकार है ना, तो वो भी इसीलिए बराबर अधिकार देता रहा है सबको कष्ट। चलो ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, हाफ एम भी स्क्वायर अब प्लस हाफ, अब यहाँ से पढ़े हो आई बराबर पढ़े हो, क्या पढ़े हो, एम के स्क्वायर, अभी पढ़े हो ना, आई बराबर एम के स्क्वायर, अभी तुरंत पढ़े हो। पेज देखो, पहला पेज में लिखल होगा, देखो एक बार दिखा देते हैं। फ्री है, उठा लो, कॉल आया है, इमरजेंसी कॉल होगा, इमरजेंसी को ना होगा, इतना समय को पढ़ने टाइम में इमरजेंसी कॉल आता है ना। तो आई बराबर यहाँ एम के स्क्वायर पढ़ा, तो आई बराबर क्योंकि बड़ी रोटेट कर रही है ना, तो आई बराबर एम के स्क्वायर फुट कर दो यहाँ से। अच्छा अब चलो, और डब्लू बराबर पढ़े हो भी बटे आर, पढ़े हो ना, तो डब्लू बराबर भी बटे आर पढ़े हो, तो भी बटे आर का क्या होंगे यहाँ से स्क्वायर होंगे, तो इम्प्लाइज डैट ई बराबर देखो यहाँ से क्या निकल जाएंगे, हाफ एम भी स्क्वायर, सब में कॉमन निकाल लो, हाफ एम बी स्क्वायर क्या करो यहाँ से कॉमन निकाल लो, हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन निकालेगा तो के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यही बच गए, उसका टोटल एनर्जी हो गए, कौन एनर्जी, उस काइनेटिक नहीं, टोटल एनर्जी हो गया उस बॉडी का। जब बॉडी क्षति सतह कैसा गति करता होगा, घूर्णन गति, और वस्तु कैसा होगा, गोलीय वस्तु होगा। नहीं, पेज लगा हुआ है ना सब चीज। हाँ, तो अब हम लोग कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट